Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava, the retired zoology professor, and this is my YouTube channel Adarsh, a platform for learning and teaching. Our today's topic is the molecular phylogeny. Students, as I have already mentioned, ये topics हैं MSc के और डेफिनेटली MSc के लिए जब के लेवल का डिस्कशन करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। इसके पहले का जो वीडियो था या है या क्लास है वो है फाइलोजेनेटिक ट्री का दैट हैज क्रॉस 1 आवर। थोड़ा हम लोग शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम प्रीवियस क्लास को बस 1-2 लाइन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो जनरल क्लासेस में चल रहे हैं। सिस्टमेटिक से क्लासिफिकेशन से सारा कुछ इंटर रिलेटेड है। इसके पहले चैप्टर में क्लास में हमने देखा था व्हाट इज फाइलोजेनी एंड व्हाट इज फाइलोजेनेटिक ट्री। एक ट्री बनती है जिसमें रिलेशनशिप दिखाया जाता है। ये फाइलोजेनेटिक ट्री एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके इंटर रिलेशनशिप, genetic interrelationship, and that also that the entire life has originated from a prokaryotic like ancestor that has been called as universal common ancestor. So with from that universal common ancestor, this phylogeny, ये जो branching and rebranching of species हुई है, starting from the leuca to the highest evolved species that are the human or the mammal के बाद जो अभी तक के लिए सबसे ज्यादा इवॉल्व स्पीसीज मानी जाती है वो है ह्यूमन स्पीसीज। तो वहां तक का जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, दैट हैज बीन रेफर्ड एज द फाइलोजेनेटिक ट्री और द ट्री ऑफ लाइफ। Now today we are going to see what is the molecular basis of that phylogenetic tree. ये phylogenetic tree जो बनाया गया है, जो एक hypothetical diagram है जिसको facts के basis पर बनाया गया है, but ये एक hypothetical tree है और इसको बनाने के लिए ये बनाया जो गया है इसको हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। Phylogenetic tree के these are the different branches of phylogenetic tree. This we have seen. This is these are the different terms that we have already used. Operational taxonomical units are the tips. Then hypothetical taxonomy units are the nodes, roots, and these are the types of hypothetical phylogenetic tree or tree of life. This is the rooted type. This is the unrooted type. इनको रोटेशन से भी टोपोलॉजी चेंज नहीं होती है, ब्रांचिंग पैटर्न चेंज नहीं होता है। दीज ऑल वी हैव सीन। नाउ दिस इज द मोस्ट बेसिक फाइलोजेनेटिक ट्री एंड द 3 डोमेन सिस्टम दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। हम लोग देख चुके हैं कि कॉमन, दिस इज द कॉमन एंसेस्ट्रल लोकेशन और द हियर इज द स्पेस और the point of the common location. This यहाँ पे एक common ancestor है, this can be considered as the root, common root, which is ये हम लोग देख चुके हैं कि leuca, the common ancestor, last universal common ancestor has been considered as the leuca, last universal कॉमन एंसेस्टर, जिससे इस तरह की ब्रांचिंग हुई है। और मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी के हिसाब से 3 डोमेन सिस्टम में इवोल्यूशन हुआ है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। All the living organisms, they have arisen in this way. One branch is archaea, another is bacteria, and third is the eukarya. Eukarya includes the eukaryotes, bacteria includes prokaryotes, and archaea stands somewhere intermediate between the eukarya and bacteria. Now this eukarya that probably has been originated from the protists. यहाँ पे प्रोटिस्ट से शुरू हुआ है और प्रोटिस्ट का एक जो एनिमल पार्ट है दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ द प्रोटोजोन्स। और ये हमारा आज के कंसर्न का टॉपिक नहीं है। ये दीज आर द डाइवर्जेंस ऑफ द प्रोटिस्ट और द प्रोटोजोन ग्रुप। यहाँ इसको नहीं हम देखें, ये
दिस इज नॉट द रीजन। यहाँ से इसको अगर हम देखते हैं तो प्रोटोजोआ या प्रोटिस्ट का ग्रुप है यहाँ। दिस इज जो लाइट ग्रीन है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशन का है, और ये है प्रोटिस्ट का जिसका मेन ब्रांच है प्रोटोजोआ, इनके जो डिफरेंट parts derived हुए हैं. And this is the higher animals. This is the reason showing the higher animals. So this is the three domain system. These are all we have seen. Now our today's topic, let us come to the molecular phylogeny. That is वो ट्री, जो ट्री ऑफ लाइफ जो हम देख करके आए हैं, उस ट्री ऑफ लाइफ को डिफरेंट टूल्स की सहायता से बनाया गया है, डिफरेंट बेसिस उसके बनाए गए हैं. पहला एक्सकैवेटर को टूल की तरह यूज किया गया, दैट इज डिगिंग अर्थ को डिग करके जो वॉल्यूशनरी एरा टाइम्स डिसाइड किए गए हैं, और उसके बाद उनमें ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट स्टडी किया गया है. टाइम डेटिंग, इट इज अगेन रिलेटेड टू द इवोल्यूशन. टाइम डेटिंग कर करके किस एरा में, कितने टाइम में, किस टाइम में कौन सा ग्रुप इवॉल्व हुआ होगा. देन फॉसिल स्टडी इज द थर्ड वे, डिटरमाइनिंग इज द फोर्थ वे, and our today's concerned topic is molecular basis of phylogeny using DNA sequences. So आज का जो हमारा टॉपिक है molecular phylogeny, ये based है on the basis of the molecules found in the body, and these molecules are in a life, in a cellular construction. जो मॉलिक्यूल्स जो मेनली पाए जाते हैं, जो इन वन और अदर वे आगे जाकर के पूरी बॉडी की कंस्ट्रक्शन के लिए, फंक्शंस के लिए, फिजियोलॉजी के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. दे आर द न्यूक्लिक एसिड्स और डीएनए मॉलिक्यूल्स और जीनोम, आरएनए कहिए, डीएनए कहिए, जीनोम कहिए, जो बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. और दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. तो बॉडी में मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन के लिए मॉलिक्यूल जो पाए जाते हैं वो दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के होते हैं, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड्स एंड द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. इनका अरेंजमेंट, इनके स्ट्रक्चर के बारे में जान के, इनकी सीक्वेंसिंग के बारे में जान के, न्यूक्लिक एसिड या जीन सीक्वेंसेस एंड प्रोटीन के अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस को जान करके, डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज करके, डिफरेंट एप्स यूज करके, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो अवेलेबल हैं बहुत सारे एप्स, रेसेंट मेथोडोलॉजी से इन मॉलिक्यूल्स का को रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके जो फाइलोजेनेटिक ट्री बनता है, जो ये बताता है कि बेसिक जो मॉलिक्यूलर रीजन था, जो हम कहते हैं जिसको कि आरएनए पहले बना था, उसकी पॉलीमराइजेशन हुई, उसके जो पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड्स बेस, और वो किस तरह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना है, डीएनए से फिर प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, जेनेटिक कोड डीएनए पर थे. तो उस बेसिस पे मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस, जीन सीक्वेंसेस एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस को जान करके इवोल्यूशन से रिलेटेड जिन ऑर्गेनिजम्स की हमको फाइलोजेनी बनानी है, उनके बीच के रिलेशनशिप को जिन थियरी से जिस वे में हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी. दैट इज द इंटररिलेशनशिप ऑफ organisms or species of a phylogenetic tree on the basis of their molecular constitution, depending upon the genetic base sequences and protein amino acid sequences. So that is called as molecular phylogeny. और इसको जानने के लिए अब बहुत सारे फैक्चुअल स्टैब्लिश्ड फैक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनके लिए एक बहुत सारे सर्वर हैं नेशनल लेवल पे. एनसीबीआई जैसा सर्वर है जिससे आप जान सकते हैं. बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, एल्गोरिथम एंड सर्टेन अदर बूटस्ट्रैप एनालिसिस और डिफरेंट एनालिटिक मेथड्स अवेलेबल हैं, जिनकी सहायता से फैक्चुअल बेस्ड मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी अवेलेबल है. सो today we are going to molecular phylogeny itself is a very large chapter. हम एक बार में एक वीडियो में पूरा मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी नहीं देख सकते हैं. तो आज जो हम देखने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी का एस्पेक्ट्स, दैट इज द हिस्ट्री. जो सिलेबस जिन्होंने मुझे दिया है, जो चाहते हैं उनके सिलेबस में लिख. फर्स्ट टॉपिक, द सेपरेट टॉपिक है हिस्ट्री, टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशन एंड लिमिटेशन. आज हम ये देख रहे हैं. इसके बाद वाले वीडियो में
कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री देखेंगे, जिसके डिफरेंट मेथड्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। और ये हम लोगों ने इसके पहले क्लास में भी बेसिक, बल्कि 10 स्टेप्स में बनाए जाते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। उनमें मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स कहाँ कहाँ यूज करते हैं और कैसे इवोल्यूशनरी सीक्वेंस स्टैब्लिश करते हैं, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. So now this is molecular phylogeny. Now students, before we enter into the molecular phylogenetic aspect of the topic that we are concerning today, इसके पहले एक क्विक रिकॉल करना जरूरी है जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं बायोकेमिस्ट्री में. जैसा हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी डिपेंड करता है अपॉन the molecules found in the body which are basically of two types. अगर हम इनको देखें तो यहाँ पे हम एक अगर नया स्लाइड इंट्रोड्यूस करें, नया स्लाइड डाल करके बहुत क्विक ओवरव्यू हम एक करेंगे मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री के फैक्ट्स का, क्योंकि हमें न्यूक्लिक एसिड क्या है जब तक हम उसके बारे में नहीं जानेंगे. मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी involves very important molecular aspects of the body, जिसमें है प्रोटीन सिंथेसिस, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशंस एंड वेरिएशंस. ये चार जो एस्पेक्ट्स हैं, चार जो इवेंट्स होते हैं, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं. और जब मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह होते हैं, वो ही रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, आउट ग्रुप्स, इन ग्रुप्स, डिफरेंट ब्रांचेस, स्प्लिटिंग, टोपोलॉजी, नोट्स, इंटरनोट्स, जितना हम देख करके आए फाइलोजेनेटिक ट्री जब हम देख रहे थे, उन सारे टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज को मॉलिक्यूलर बेसिस पे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके पहले हमें ये कुछ चीज़ें जाननी जरूरी हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी और ऑर्गेनिज्म विच आर ऑफ मेनली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड्स and second type of molecules are the proteins. तो हम एक बहुत क्विक ओवरलुक करेंगे. स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ हम बेसिक जो पॉलीपेप्टाइड चेन जिनके प्रोटीन बने होते हैं वो होते हैं अमाइनो एसिड्स, उनके बारे में देखेंगे. फिर जेनेटिक कोड, कैसे ये न्यूक्लियोटाइड्स में जीन्स एनकोडेड होते हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं, हाउ दे आर कैरिंग, इनहेरिटिंग द कैरेक्टर्स. बल्कि यहाँ पे एक और पॉइंट होना चाहिए था, जेनेटिक कोड एंड इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस के लिए जेनेटिक कोड कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, कैसे कैरेक्टर्स जाते हैं, प्रोपेगेट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. और इस इनहेरिटेंस के दौरान कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, कभी ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस आ जाता है, जिसकी वजह से स्पीसीज जो स्पीसीज एक्सपैंड कर रहा था कहीं पर वो एक्सटिंक्ट हो जाता है. कुछ एक्सटेंट स्पीसीज आगे भी बढ़ते हैं, तो उनमें ये जो रिकॉम्बिनेटिंग चेंजेस हैं म्यूटेशंस की वजह से, वो थोड़ा एक्यूमुलेट होते होते कभी कभी इतना एक्सपैंड कर जाते हैं ये रिकॉम्बिनेशंस की, बिल्कुल जो स्पीसीज की जो सबसे स्पेसिफिक क्वालिटी है इंटरब्रीडिंग, वो बैरियर होने लगता है. कभी कभी बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में इंटरब्रीडिंग होकर के हाइब्रिड्स बनते हैं और ज़्यादा एक्सपेंशन होता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, पासिंग टाइम के साथ, इवोल्यूशनरी टाइम और एरा के साथ. तो जब ज़्यादा डिफरेंसेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बैरियर्स हो जाते हैं, जोग्राफिकल बैरियर्स आ जाते हैं, लैंड एक्सपेंशन लिमिट्स आ जाते हैं, तो कभी कभी कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं स्पीसीज के बीच में, इंटरब्रीडिंग बंद हो जाती है और तब नए स्पीसीज का ओरिजिन होता है. तो दीज आर द रीजन्स. वो कैसे होते हैं वो हम देख लेंगे म्यूटेशंस में. और उसके पहले म्यूटेशन देखने के पहले एक सेंट्रल डॉगमा, प्रोटीन सिंथेसिस में किस तरह से डीएनए से कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं थ्रू द आरएनए, और कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है जो कि सारी लाइफ की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन आर द मॉलिक्यूलर मार्कर्स. दीज आर द बेसिक टूल्स जिसकी सहायता से फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट किया जाता है. द स्मॉलेस्ट सब यूनिट आर द राइबोसोमल आरएनए, जो प्रोकैरियोट्स में 16S जिसको लिया गया है, और यूकैरियोट्स के लिए 18S राइबोसोमल आरएनए को यूज किया गया है. देन आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एप्स, लाइब्रेरीज, इसके बारे में
जानेंगे हम लास्ट में, एंड देन वी विल सी द लिमिटेशन. सो लेट अस स्टार्ट विद these topics. हम शुरू करें. सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स. अगर बॉडी के मॉलिक्यूल्स अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स आर, ये बहुत ही क्विक लुक कर रहे हैं. These are just recallings. These are the nucleic acids. ये पॉइंट हमने इसलिए लिखा है कि हमें बहुत शॉर्ट में करना है. एक एक पॉइंट पर ही एक एक पूरा चैप्टर बन जाएगा. ये बायोकेमिस्ट्री के पार्ट्स हैं. बायोकेमिस्ट्री में पढ़िए. अगर इनका डिटेल्स आपको जानना है तो लेट मी नो. we can go into the details of any part if you require that in other videos. Nucleic acids and proteins. Nucleic acids are formed of nucleotides and are of two types: RNAs, ribonucleic acid, and DNAs. These in different forms, these are the nucleic acids that form the genome of. कुछ ज्यादातर तो जीनोम बना होता है डीएनए का, बट जब लाइफ ओरिजिन हुई थी, वी हैव ऑलरेडी सीन, प्रोबेबली सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए आया था. राइबोसोमल और राइबोन्यूक्लिक एसिड्स आए थे. उस इनकी पॉलीमराइजेशन से डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना है. सो व्हाटएवर द केसेस, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, डीएनए इज द double standard. The basic unit of RNA or DNA are the nucleotides. ये basic unit है का nucleotides. Each nucleotide is formed of a phosphate molecule, a sugar molecule, and a nitrogenous base. This is a single nucleotide. और इस तरह के nucleotides सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर मैनर में अरेंज होते हैं तो आरएनए बनाते हैं. और जब उनकी पॉलीमराइजेशन होती है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनता है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. दिस इज द डीएनए एंड दिस इज द आरएनए. नाउ दिस नाइट्रोजनस बेस दैट वी नो, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स: adenine, guanine, cytosine, and thymine or uracil. T is thymine for DNA. The fourth base is thymine or uracil. Thymine is found in DNA, and U or uracil is found in RNA. अब इन चारों नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस है, वे ऑफ सीक्वेंसिंग, दैट डिपेंड्स, दैट इज अ वेरी पर्टिकुलर वे. और इन जीन्स को अगर हम डिनोट करें, क्योंकि फॉस्फेट और शुगर तो सब में, आरएनए में वो राइबोन्यूक्लियोज शुगर है. फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऑब्टेन किया जाता है फॉस्फोरिक एसिड के डिफॉस्फोरिलाइजेशन से. और तो ये कॉमन हो गया. जो डिफरेंसेस आते हैं वो सिर्फ न्यूक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस के लेवल पे, दैट इज, एंड ए एंड जी ये भी आप जानते हैं प्यूरिन है, सी एंड टी और सी और यू आर द पायरिमिडिन बेसिस. तो डिफरेंस आता है इनके बेसिस पे. इसलिए जब हम स्ट्रैंड डिनोट करते हैं तो वी जस्ट मेंशन हियर द नाइट्रोजनस बेसिस, दैट मे बी सी ए यू जी जी यू सी यू. ये इस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस एक स्ट्रैंड बना रहे हैं. So this is the nucleic RNA and this is the parallel arrangement. हालांकि नहीं होता है, ये डबल हेलिकल वे में एक दूसरे से ट्विस्टेड रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, लाइक द रोप ऑफ रोप के जो दो फॉर्म्स होते हैं जो एक के ऊपर ट्विस्टेड होते हैं, उस तरह के फॉर्म्स. बट यहाँ पे हम इनको देख सकते हैं. दिस इज अगेन द सी ए यहाँ पे टी होगा, यू की जगह टी 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 ए लाइक दैट. जो भी सीक्वेंसेस है इनकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में यहाँ सी की जगह आ जाएगा जी जी, ए की जगह आ जाएगा टी टी ए. ये कॉम्प्लीमेंट्री है. टी के हमेशा ए से कंबाइन करता है, ए हमेशा जी से कंबाइन करता है. तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होंगे, ये डीएनए में, ये आरएनए में. अब पहला इम्पोर्टेंट ये हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया. फिर दूसरा कैरेक्टर हो गया स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. नाउ द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अब प्रोटीन को हम इसके बाद देखेंगे, पहले हम इसको देख लें न्यूक्लिक एसिड्स को.
यहाँ ये हो गया न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, कैसे आरएनए बनाता है, कैसे डीएनए बनाता है। और ये भी आप जानते हैं कि आरएनए 3 तरह के होते हैं। राइबोसोमल आरएनए जो सबसे पहले प्रोबेबली बने थे, उसके बाद हैं ट्रांसफर आरएनए जो न्यू प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। सॉरी, फर्स्ट होना चाहिए मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से बनता है। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। हाउएवर दैट पॉइंट इज आल्सो करेक्ट कि ये कहा जाता है कि सबसे पहले बना था राइबोसोमल आरएनए, जहां पर प्रोटीन के विच इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बट फर्दर स्टडीज रिवील करती है कि जब डीएनए बना तो डीएनए अपने आप में प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता था, उसे अपना मैसेज एनकोड करके राइबोसोमल आरएनए तक पहुंचाना पड़ता था। तो इसलिए एक नया आरएनए का टाइप बना, दैट इज द मैसेंजर आरएनए. So whatever, this is the structure. Now come to the next type of molecules of the body, that are proteins. Proteins बने हुए होते हैं, you know that basic unit of proteins are amino acids. ये amino acids एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। दीज आर द अमाइनो एसिड्स जो एक दूसरे से प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस से अटैच होते हैं, फॉर्मिंग अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है जिनमें ये दीज आर द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड को हम ए से करें, ये अमाइनो एसिड्स को एनकोड करते हैं। कैसे, कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ पे जुड़ा है, कि कितने लेंथ पे जुड़ा है, किस तरह की फोल्डिंग इन फोल्डिंग है, दैट दोज फैक्ट्स डिसाइड द टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। एंड these amino acids are formed of the amino acids जो प्रोटीन जो जनरल बॉडी के प्रोटीन्स हैं उनके लिए बेसिक जो अमाइनो एसिड्स हैं दे आर said to be of 20 or 21 types. ये 21 types of amino acids जो हैं they are activated by the set of triplets. अब now the next aspect that we should जो आप पढ़ करके आए हैं, that is the genetic code और कोडॉन। न्यूक्लिक एसिड्स पर चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, न्यूक्लियोटाइड्स लीनियरली अरेंज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द जीन्स, और द जीनोम्स आर अरेंज ऑन द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड्स फॉर्म इन लीनियर मैनर, और वो अरेंजमेंट को हम डिनोट करते हैं बाय द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट लेटर ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस। और हाइपोथेटिकल अजम्पशन है कि एक अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए 3 थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे, अब फिर हम उसके डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप जानते ही होंगे। ट्रिपलेट के फॉर्म में ये जीन्स काम करते हैं एज जेनेटिक कोड, और एक कोड एक अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो अमाइनो एसिड एक्टिवेट होकर के राइबोसोमल आरएनए पर पहुंचता है, राइबोसोमल आरएनए पर वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है, और इस तरह से द नेक्स्ट फेनोमेनन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन जो हम देखने जा रहे हैं ऑफ दिस एस्पेक्ट, ये हो गया मॉलिक्यूल्स जो बॉडी में पाए जा रहे हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स एक साथ किस तरह से जुड़ते हैं और किस तरह से प्रोटीन बनता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द फैक्ट, जिसको हम एक लाइन में एक कह सकते हैं 2 वर्ड्स के भी से, सेंट्रल डॉगमा, दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। किस तरह से आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स अपने मैसेज को एनकोड करते हैं, दैट इज द डीएनए अपना मैसेज एनकोड करता है इन आरएनए, बेसिकली ये मैसेंजर आरएनए है, बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम कह सकते हैं कि डीएनए इन फॉर्म ऑफ द जेनेटिक कोड्स अपने मैसेज एनकोड करता है मैसेंजर आरएनए में। मैसेंजर आरएनए अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करता है और प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, दैट इज अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे से जोड़ता है और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। एंड दिस ओवरऑल, ये एक लाइन में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिनकी वजह से प्रोटीन बनता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा। This is the basic mechanism of the molecular structure of a cell or of a body, वो चाहे वो ल्यूका से शुरू होकर के हाईएस्ट ग्रेड तक पहुंचे, एनिमल मैमल्स तक, ह्यूमन तक,
तो दिस इज द बेसिस। इस ये जो डाइवर्जेंस हुआ है फ्रॉम ल्यूका टू मैमल, ये किन किन लाइंस पे हो गया है, ये फाइलोजेनेटिक ट्री है। फाइलोजेनेटिक ट्री क्या है, कैसे रिब्रांचिंग होती है और क्या डिफरेंट टर्म्स हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। द हाईएस्ट ग्रुप्स ऑफ द वर्टिब्रेट ग्रुप आर फॉर्म्ड हियर। ये एक या अलग अलग लाइंस पे जा सकते हैं। तो ये है फाइलोजेनेटिक ट्री। और इस ट्री के जो ब्रांचिंग रीब्रांचिंग, ये जो डिफरेंसेस हैं, दीज आर द टाइम फैक्टर्स। ये कैलकुलेट होता है, इनके बीच में सिमिलैरिटीज कितनी हैं, डिससिमिलैरिटीज कितनी हैं, कितनी जितनी जो सीक्वेंस का लेंथ को मेजर किया जा सकता है। तो ये सारा आता है अंडर द मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। अब इसमें हम यहाँ पर डीएनए हमने देखा। जो अब मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी जो ये जो डाइवर्जेंस हुआ है, इसका बेसिस क्या है, क्यों अलग अलग तरह के स्पीसीज बनते चले गए, उसके लिए जो थ्योरी दी गई है मॉलिक्यूलर बेसिस पे बताया गया और साइंटिफिकली प्रूव किया गया। द चेंजेस ऑकर इन द type of nucleic acids also, and in the type of proteins also, and those changes are called as mutations. The true mutations, आप आज हम जानते हैं कि mutations पहले म्यूटेशन कहा जाता था कि दो लेवल पे होता है, क्रोमोसोमल लेवल पे, क्रोमोसोम के पीसेज ऑफ क्रोमोसोम्स एक्सचेंज होते हैं या टूटते हैं या बनते हैं डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्शन से, तो वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गया। और जीन के लेवल पे होता है तो वो पॉइंट म्यूटेशन हो गया। बट अब ये थ्योरी बिल्कुल डिस्कार्ड की जा सकती है। अब हम जानते हैं म्यूटेशन तब उसी को कहते हैं जो जेनेटिक लेवल पे हुआ हो। तो जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशन का क्या मतलब है, अब ये हम देखते हैं कि मान लीजिए दिस इज द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स ऑन एनी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, दैट इज CAAAAUUA। इसके थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिटीज के हिसाब से हम देख चुके हैं कि 64 ट्रिपलेट्स एक्सप्लेन किया जा सकता है, 4 बेसेस हैं और 1000 बेस पेयर सीक्वेंसेस अवेलेबल अब आज के समय में हम जान चुके हैं, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स से जेनेटिक जीन लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो 4 into 4 to the power of 1000 बेस सीक्वेंसेस अभी नोन है जीन लाइब्रेरी पे डिफरेंट स्पीसीज के। तो इसका मतलब हो गया करीब करीब 4 मिलियन स्पीसीज का जीन सीक्वेंसेस नोन है, जिनको अप्लाई करके डिफरेंट वे में एल्गोरिदम से डिफरेंट फॉर्मूलाज अपना करके कैलकुलेट करके हम जान सकते हैं मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। मान लीजिए यहाँ पे कोई म्यूटेशन हुआ, अब प्रोटीन की सिंथेसिस, एंड दीज प्रोटीन्स, ये भी हम जानते हैं कि प्रोटीन बने हुए हैं अमाइनो एसिड के। तो दिस वी हैव सीन कि 20 तरह के अमाइनो एसिड हैं। तो डेफिनेटली 20 तरह के अमाइनो एसिड हैं, 64 कोडॉन्स हैं, जिनमें 4 को प्रूव किया गया है कि एक टर्मिनेटर एंड इनिशिएटर कोडॉन्स हैं, जो प्रोटीन की सिंथेसिस को टर्मिनेट करते हैं जहाँ खत्म हो जाता है, या इनिशिएट करते हैं इनिशिएटर कोडॉन। तो बाकी के 60 बचे। तो हाइपोथेटिकली हम बता सकते हैं कि एक अमाइनो एसिड के लिए करीब करीब 3 कोडॉन्स पर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। दिस इज वेरी हाइपोथेटिकल फिगर, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ अमाइनो एसिड्स बिल्कुल एक पर्टिकुलर कोडॉन से ही इनिशिएट होते हैं या सिंथेसाइज होते हैं। कुछ कुछ जैसे ल्यूसीन है, ल्यूसीन अमाइनो एसिड को 6 triplets या 6 codon have been found to initiate or activate this leucine amino acid. तो इस तरह से that is another aspect. But जो भी हो, अमाइनो एसिड एक्टिवेट हुआ और ये अमाइनो एसिड्स राइबोसोमल आरएनए के स्ट्रैंड पर पहुंचते हैं और इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते चले जाते हैं ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, और ये बनता है प्रोटीन। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डीएनए का स्ट्रैंड है। अब ये भी आप जानते हैं कि डीएनए का स्ट्रैंड ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ये जब अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है तो इस तरह से कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं। जब मियोसिस होता है, रिप्रोडक्टिव गैमेट्स बनते हैं, तो इन स्ट्रैंड से एक एक पार्ट सेमी कंजर्वेटिव मोड में ये रिप्लिकेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और इनके 2 भाग बनते हैं। एक भाग एक एक गैमेट में रहता है, और इस तरह से ये कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं न्यू जनरेशन्स में, और ये फिर अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेते हैं, और इस तरह से कंप्लीट होता है
डिप्लॉयड नंबर और हैप्लॉयड नंबर बनता है। यहाँ हैप्लॉयड बने और उसके बाद इनकी डिप्लॉयडी मेंटेन की गई। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो कैरेक्टर हम देख रहे थे कि कैरेक्टर्स इनहेरिट कैसे होते हैं और किस बेसिस पर जो इवोल्यूशन हुआ है और नए नए ऑर्गेनिजम्स बने हैं, नए नए स्पीसीएशन हुए हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर माना गया है, दैट इज द म्यूटेशंस resulting into recombinations, नए तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, appearing into offsprings in form of variations के रूप में एग्जिबिट होते हैं ये कैरेक्टर्स। और ये कभी कभी बहुत छोटे होते हैं तो वो स्पीसीज के अंदर ही रह जाते हैं, बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो क्लोजली रिलेटेड या सिस्टर ग्रुप्स बनते हैं, और डिस्टेंटली रिलेटेड होते जाते हैं। ये वेरिएशंस एक्युमुलेट होते होते अगर दूर दूर होते चले जाएं तो डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज बनते हैं। कभी कभी इतना ज्यादा स्पीसीएशन हो जाता है, इतना ज्यादा एक्युमुलेट हो जाते हैं वेरिएशंस एंड रिकॉम्बिनेशंस की, जो स्पीसीज की जो स्पेसिफिक क्वालिटी थी इंटरब्रीडिंग, वही स्टॉप हो जाता है। अगर ये दूसरे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के साथ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करने लगते हैं तो हाइब्रिड्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। ये हम देखेंगे आगे के स्लाइड्स में कि डीएनए हाइब्रिडाइजेशन इज अ वेरी बेसिक concept for the molecular phylogeny, but कभी कभी ये स्पेसिएशन विद द टाइम फैक्टर, ये जो ब्रांचिंग है ये टाइम लेंथ है, कभी कभी ये टाइम फैक्टर साथ साथ कुछ जियोग्राफिकल लिमिटेशंस, बैरियर्स, ये सारे मिल करके इतना ज्यादा स्पीसीज के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करते चले जाते हैं कि इंटरब्रीडिंग बंद हो जाती है और एक नया स्पीसीज ओरिजिनेट कर जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्पीसिएशन। और इस तरह से टाइम रिलेटेड, एरा रिलेटेड, फैक्टर रिलेटेड, कैरेक्टर्स रिलेटेड डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनके फॉर्म पर ब्रांचिंग एंड रीब्रांचिंग होती गई है। और molecular phylogeny or the molecular recombinations are the basic things which are responsible इस molecular phylogeny के हिसाब से कि जिनकी वजह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस रिजल्ट होते गए हैं, नए नए स्पीशीज के ओरिजिन की वजह बनते गए हैं। एंड वन अगेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज है इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन इज नॉट अ प्रोग्रेसिव इंसिडेंट, ये भी कहा गया। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जो पुराने कैरेक्टर्स उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, बट इवोल्यूशन इज नॉट दैट। और इवोल्यूशन के लिए दूसरा फैक्ट है, इट इज अ स्लो प्रोसेस। इन दोनों थियरीज को अब मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी को कि जब जैसे जैसे नए नए टर्म्स जानते जा रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म के बारे में जब इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, वर्टिकल जीन ट्रांसफर के बारे में जान रहे हैं, तो ये जो फाइलोजेनेटिक मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, इसके भी बहुत सारे लिमिटेशन सामने आ रहे हैं, दैट वी विल सी इन लास्ट। सो वट एवर द केस इज, सो दिस इज मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। किस तरह से नए स्पीसीज बने होंगे, टाइम कैसे रिस्पॉन्सिबल है, टाइम लेंथ कैसे रिस्पॉन्सिबल है, जीन के सीक्वेंसेस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी क्वालिटी वाइज एज वेल एज क्वांटिटी वाइज जीन्स के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है, आपस में एक इवोल्यूशनरी ट्री जब बनता है तो। और ये रिलेशनशिप जैसे क्लोज है तो सिस्टर ग्रुप्स होंगे, दूर है तो नॉन सिस्टर ग्रुप से डिस्टेंट रिलेटेड होंगे, उनका एंसेस्ट्री पता है तो रूटेड होंगे, एंसेस्ट्री नहीं पता है तो अनरूटेड होंगे, स्केल्ड होंगे, अनस्केल्ड होंगे। These types of phylogenetic tree we have already seen. So this is the basis of molecular phylogeny, that these recombinations, अब यहाँ पे हम ये भी देख रहे थे कि रिकॉम्बिनेशन या म्यूटेशन जो जीन पॉइंट पे होता है वो कैसे होता है। मान लीजिए ये एक ट्रिपलेट है, यहाँ पे एक डुप्लीकेशन से, डिलीशन से, किसी भी वजह से एक म्यूटेशन हुआ, ये ए डिलीट हो गया, डुप्लीकेट हो गया, पास आ गया, ए की जगह सी आ गया,
these are the due to the various reasons, environmental conditions, external as well as internal conditions से इस तरह के चेंज आ गए। तो अब ये जो चेंज हुए हैं ये नया रिकॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ पे अगर ये ए है तो कोई चेंज नहीं हुआ, सी ए नया आ गया। अगर ये सी ए था और यहाँ से फिर ए की जगह ए ही आया है तब भी कोई चेंज नहीं हुआ, सी ए रहा। बट अगर ये सी की जगह सी यू आ गया तो सी यू हो गया। तो अब ये जो सी यू बना, ये जो नया कोडॉन बना, ये नया कोडॉन नए तरह के अमाइनो एसिड को अगर एक्टिवेट करता है तो डेफिनेटली जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बदलेगा। अगर एक दो बदलता है तो हो सकता है प्रोटीन के नेचर में ज्यादा चेंजेस नहीं हो, बट एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गया है। अगर ज्यादा प्रोमिनेंट चेंजेस आने लगे, अब अगर जैसा हमने देखा कि बहुत सारे सेम सीक्वेंसेस सेम कोडॉन चेंज होने के बाद भी, रिकॉम्बिनेशन होने के बाद भी, म्यूटेशन होने के बाद भी वही अमाइनो एसिड को, ल्यूसीन को ही एक्टिवेट कर रहा है, तो प्रोटीन में कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर मार्केबल चेंज आ गया, नया टर्मिनेटर कोडॉन बन गया, तो प्रोटीन वहां पे टर्मिनेट हो जाएगा बनना। तो तब ये जो ब्रांचिंग है ये अगर टर्मिनेट हो जाती है तो ये धीरे छोटी हो जाएगी। जो पहले लेंथ जिसकी ज्यादा थी, अगर ये बार बार इनहेरिट होता रहा ये कैरेक्टर, जो कि इनहेरिट होगा अगर डीएनए लेवल पे हुआ है तो फिर चांसेस हैं। तो दीज आर द रीजंस कैसे कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, कैसे ऑफस्प्रिंग और एंसेस्टर पेरेंट्स रिजेंबल करते हैं। वो कार्बन कॉपीज नहीं हो करके डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस का लेवल बढ़ने लगता है तो स्पीसीज अलग होने लगते हैं, स्पीसीज अलग होने लगते हैं और डिफरेंसेस का लेवल और बढ़ता है, तो ब्रांचिंग रीब्रांचिंग टाइम फैक्टर पे होने लगता है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर कंसिडरेशन के बेसिस पर जब एक ट्री बनाई जाती है और मॉलिक्यूलर रिलेटेडनेस स्टैब्लिश किया जाता है अमंग द वेरियस branching rebranches organisms, so that is called as molecular phylogeny. So students, I think कि इससे आप आगे का, अब हम थियोरेटिकल पार्ट पे आते हैं। काफी समय मैंने ले लिया आपको ये समझाने के लिए कि रिकॉम्बिनेशंस क्या है, रिकॉम्बिनेशंस कब अपीयर होते हैं, साइलेंट म्यूटेशंस होते हैं, लीथल म्यूटेशंस होते हैं, और इनके इन म्यूटेशंस की वजह से रिकॉम्बिनेशंस होते हैं। नए नए कॉम्बिनेशंस से नए नए कैरेक्टर्स अपीयर हो सकते हैं ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड के न्यू कॉम्बिनेशंस, प्रोटीन के टाइप्स डिसाइडेड किए जाते हैं बाय द लेंथ ऑफ द पेप्टाइड चेन, फोल्डिंग एंड इनफोल्डिंग ऑफ द पेप्टाइड चेन। इन बेसिस पे प्रोटीन के टाइप्स होते हैं और टाइप्स ऑफ प्रोटीन इज द लाइफ। अगर हम दो लाइन में कहें तो लाइफ बनी है, लाइफ में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो हेरिटेड कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कैरेक्टर्स का को क्या लाइफ दिखेगी उसके लिए मैसेज देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और कैसे लाइफ काम करेगी वो काम करते हैं प्रोटीन्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन हो गया बॉडी का। और ये कैरेक्टर्स जो प्रोटीन के फॉर्म में इनहेरिट होने वाले हैं वो कैसे इनहेरिट होंगे, कहाँ इनहेरिट होंगे, कितनी दूर तक रिलेशनशिप बनाए रखेंगे, कब रिलेशनशिप तोड़ देंगे, कितना डाइवर्ज करेंगे इनटू ऑन द अर्थ, दैट इज द इवोल्यूशन। और उस इवोल्यूशन को जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस पे, रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे तो वो हो गई मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। नाउ लेट अस कम ऑन द थियोरेटिकल पार्ट। So the first is the definition. अब हम इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। मैंने कोशिश की है कि हर टर्म आपको अपने पहले दो स्लाइड्स में जो हमने देखा आपको बता सकें। अब स्पेसिफिक कोई पॉइंट होगा तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वी आर प्रोसीडिंग। अब ये आपकी ये जो स्लाइड्स हैं करीब करीब 24 स्लाइड का ये पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन है। दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग योर नोट्स। आप नोट्स में बनाइए, हम पॉइंट वाइज मेन पॉइंट्स देखेंगे। द मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स, एक डेफिनेशन हम देख लें, बहुत सारे डेफिनेशन इसमें मिलेंगे, वो आप अपने नोट्स में हेल्प कीजिएगा। स्टडी ऑफ evolutionary relationship of genes or proteins by
analyzing the mutations at various positions in their gene sequences. Sequences का मतलब है gene sequences, amino acid sequences. Developing the hypothesis, कई एक hypothesis बनाए गए हैं about the evolutionary relatedness of biomolecules of different organisms. Phylogenetic tree में हम morphological basis पे देखे थे कि morphological characters के basis पर relatedness establish किया गया. Molecular phylogeny में biomolecules की बेसिस पर बायोमोलिक्यूल सीक्वेंसेस और बायोमोलिक्यूल्स को हम देखेंगे जिसके बेसिस पर मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी बनाई गई है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ फाइलोजेनेटिक मॉलिक्यूलर बेसिस पर फाइलोजेनेटिक ट्री कैसे बनती है, दैट इज मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी. ये हम लोगों ने देख लिया आरएनए डीएनए न्यूक्लिक एसिड्स हैं, प्रोटीन से म्यूटेशंस ऑलवेज आकर एट जीन और न्यूक्लियोटाइड लेवल, ये भी हम देख चुके हैं. which may or may not be expressed as I have already seen. अगर सेम अमाइनो एसिड अभी भी म्यूटेशन होने के बाद भी हो रहा है या बहुत स्लाइट चेंजेस हो रहे हैं तो वो एक्सप्रेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. These mutational changes may exhibit new recombinations. अगर ये ज्यादा लेवल पे हैं, प्रोटीन का बिल्कुल ही नया फॉर्म बन रहा है तो that will be called as the recombinations or variations of characters in form of changes in traits or characters. These new recombination can be identified using genetic markers. ये इसके बारे में जेनेटिक मार्कर हम देखेंगे. ये एक्चुअली जिस तरह से स्ट्रेन से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के पहचानते हैं, इसी तरह से इवोल्यूशनरी ट्री में डिफरेंट मार्कर्स जिसमें बेसिकली जो बहुत ही बेसिक लेवल पे और बहुत ज़्यादा यूज किया गया है. These are the ribosomal RNA, 16S ribosomal RNA for prokaryotes and 18S ribosomal RNA has been used as genetic marker for eukaryotes. Recombination at gene level shows closely related species whereas protein level shows distantly relatedness. क्योंकि अगर recombination gene level पे हुआ है तो definitely वो कम होगा, तो क्लोज रिलेटेड सिस्टर ग्रुप्स बनेंगे. प्रोटीन लेवल पे हुआ है मतलब रिकॉम्बिनेशंस का ज्यादा हाई लेवल पर रिकॉम्बिनेशंस हुए हैं, ज्यादा चेंजेस हुए हैं जेनेटिक कोड्स में या जीन सीक्वेंसेस में, रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ प्रोटीन. और नए टाइप ऑफ प्रोटीन आएंगे, नए टाइप ऑफ कैरेक्टर आएंगे तो नया distant relationship होगा. So this is the basic definition. Now the history of molecular evolution, molecular phylogeny की history चूंकि आपके सिलेबस में है इसलिए मैंने एक स्लाइड यहाँ बनाया है. इसके डिटेल्स कब किस ईयर में किस साइंटिस्ट ने molecular phylogeny को एक्सप्लेन किया है, you can take from this slide. जस्ट इट इज ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि ये मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी रिलेटिवली ज्यादा मॉडर्न साइंस का पार्ट है और ये करीब करीब 150 इयर्स अगो दिस मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक ट्री का जो एडवांस्ड फॉर्म्स हैं, इसके पहले कुछ अलग मेथड से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, क्रोमैटोग्राफी से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का इंफॉर्मेशन मिलता था. दैट वाज अ बिट, वो ज़्यादा एक एफर्ट रिक्वायरिंग प्रोसेसेस हैं, थोड़ा कॉस्टली भी हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग भी हैं, जिनको अब रिप्लेस किया गया है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी से, जिसमें कि जीन के सीक्वेंसेस या शॉर्ट सीक्वेंसेस या लॉन्ग सीक्वेंसेस, मल्टीपल सीक्वेंसेस, ये सारे अब अवेलेबल हैं और इनको स्टोर कर दिया गया है. पहले भी हमने देखा कि नेशनल सर्वर पर नाउ अवेलेबल हैं जीन सीक्वेंसेस ऑफ जीन सीक्वेंसेस एज वेल एज प्रोटीन के अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस, जिनको हम मॉलिक्यूलर एप्स या बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स यूज करके जान सकते हैं और आसानी से मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी एस्टैब्लिश कर सकते हैं अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और द स्पीसीज. That is called as the construction of molecular phylogenetic tree that we will see in the next video. Now this is the history. ये history में ये पहले as I have told you tough processes थे जो recent DNA hybridization से जो शुरू हुआ है और molecular basis इसमें जीन की sequencing, जीन्स के distances के length measurement करना, that is quantified analysis of molecular analysis 1974 से 1986 के बीच में ये ज़्यादा evolve हुआ है. और अगर शुरुआत से हम देखें तो ये इंटर रिलेशनशिप तो स्टैब्लिश किया गया था बाय डार्विन, तो हिस्ट्री वहाँ से शुरू कर सकते हैं. बट वो मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूलर
बेस तक नहीं गया था, लेवल तक नहीं पहुंचा था. तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ, एज वी हैव सीन हियर. नाउ these are certain other theoretical backgrounds of this molecular phylogeny that we have already discussed, जो हम अपना डिस्कशन किए हैं. किस तरह से जीनोम, डीएनए सीक्वेंसिंग, क्रोमेटोग्राफी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रीवियस स्टेप्स थे. अब इनको हम आगे बढ़ा रहे हैं. और टिपिकल मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक एनालिसिस रिक्वायर सीक्वेंसिंग ऑफ अराउंड 1000 बेस पेयर्स. बेस की पेयरिंग होती है और इस तरह से स्ट्रैंड्स न्यूक्लियोसाइड के बनते हैं. सो दीज आर द थ्योरेटिकल. जीनोम क्या है देख चुके हैं हम, डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है देख चुके हैं हम. So almost all these points we have already seen in our previous explanations. Now the new term has come here is the haplotype. Haploid and diploid system आप जानते हैं. एक उसी हैप्लॉइड सिस्टम को हम हैप्लोटाइप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब पर्टिकुलर सीक्वेंस फाइंड इन ए गिवन ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस एक स्ट्रैंड पे जो है उसको हम कहते हैं हैप्लोटाइप. एक जीन न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड पे, चाहे वो आरएनए का हो चाहे वो डीएनए का हो, बेसिकली हम जानते हैं कि हैप्लॉइड सिस्टम डीएनए से ही रिलेटेड होता है और डीएनए ही ट्रू जीनोम बनाता है, खास तौर से यूकैरियोट्स का. लो प्रोकैरियोट्स में या लोअर ऑर्गेनिजम्स में आरएनए बेसिक जब लाइफ ओरिजिन हुई थी तो शायद जीनोम आरएनए और लिपिड के मेम्ब्रेन का बना हुआ था, जो अब इवॉल्व होता चला गया. Now these, as we have 4 to the power 1000 distinct types के haplotypes recognize किए गए हैं. For organisms within a particular species or in a group related species, it has been found that only a minority of sites show any variations at all. अब ये एक चीज जो मैं प्रीवियसली आपको, जब जीन सीक्वेंसिंग स्टडी की जाती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, तो अब हमारे पास सीक्वेंसिंग डाटा अवेलेबल है लाइब्रेरीज में, जिसके बेसिस पे हम बहुत ही माइन्यूटली similarities and dissimilarities between the genes or the molecules of protein and nucleic acids को स्टडी कर सकते हैं. और इसके बेसिस पर हम क्लोजनेस या डिस्टेंट रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं. और इसको मेजर किया जाता है परसेंटेज वाइज. 70% से कम अगर डिसिमिलैरिटीज है, सिमिलैरिटीज है जीन सीक्वेंसिंग में या मॉलिक्यूलर बेसिस पे, तो कहा जाता है कि ये सिस्टम, ये ऑर्गेनिज्म दे आर डिस्टेंटली रिलेटेड. अब उसमें आउटग्रुप अलग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा जिनमें ब्रांचिंग रिब्रांचिंग नहीं हुई है. इन ग्रुप्स अलग होते हैं जो टिप्स तक ब्रांचिंग रिब्रांचिंग करते हुए पहुंचते हैं. तो वो सिमिलैरिटीज अगर 70% से ज्यादा है, then it is assumed, for example human and apes में करीब करीब 90% जीन सीक्वेंसिंग सिमिलैरिटीज हैं, तो वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज माने जाते हैं. वेयर एज ह्यूमन एंड बर्ड में लेस देन 70% है, तो वो डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज हो गए. ह्यूमन एंड मोलस्क्स में और भी ज्यादा डिफरेंसेस हैं, तो वो और भी ज्यादा डिस्टेंटली रिलेटेड हो गए. तो इस तरह से molecular phylogeny decide होती है by knowing these haplotypes. Now these are the points that we have already discussed. Small है differences तो close relatedness है, large है relatedness ज़्यादा distant है. Haplotypes of individuals are closely related. Taxa are also determined. इसकी basis पर taxa या species भी determine होते हैं. Haplotypes from a smaller number of individuals from a definitely different taxon are determined. These are referred as outgroups. ये सारी चीजें अभी हम देख चुके हैं. Now there are the differences that insertion of section, ये practically भी insert करके या dissect out करके भी speciation को study किया जा सकता है. This we will see. Some of these points we will see when we will see construction of phylogenetic tree, molecular phylogenetic tree. The latest method I have already mentioned you, DNA hybridization से शुरू करके DNA sequencing तक हम पहुंचे हैं. और जो modern form of molecular phylogeny is studied now. Now this hybridization gene sequencing was that based on entire genotype rather than on particular section. Hybridization के experiment से conduct करने के पहले पूरा entire sequencing लेकर के ही हम चल सकते थे molecular phylogeny पे.
पर डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज द डीएनए हाइब्रिड डीएनए ऑब्टेन करने के में सक्सेसफुल होने के बाद हम पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को भी लेकर के एक्सपेरिमेंटिंग की गई है और सीक्वेंस डाटाज अवेलेबल हैं जीन बैंक्स में. Now, the dendrograms we have seen, we have seen, yes, the last point, statistical techniques such as bootstrapping and jackkniffing. These are the apps and technical points जिनको use करके algorithms use करके जीन की molecular phylogeny, genetic basis पे molecular phylogeny को study करके relatedness of the organisms establish किया जाता है by the studying the haplotypes of different groups, establishing the evolutionary trees. Now, आपके syllabus में ऊपर third point है, we have seen the what is molecular phylogeny, what are the types, what is the history, definition. Now the third point is terminologies. Terminologies हम already देख करके आए phylogenetic tree जब हम देख रहे थे, तो इसलिए हम ये पॉइंट्स जो हैं हम डेप्थ में उन्हीं पॉइंट्स के जाएंगे जो मॉलिक्यूल से रिलेटेड हैं. इंटरनल ब्रांच, कॉमन एंसेस्टर, हाइपोथेटिकल एंसेस्टर, वी हैव ऑलरेडी सीन. न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन और अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन, दीज आर द मेथड्स जिससे कि जैसे हमने देखा इंसर्शन या डिसेक्शन या जब स्टडी ही हम कर रहे हैं तो क्यों नए न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूट हुए हैं तो नए टाइप ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूट हुए हैं और उनकी वजह से नए टाइप ऑफ प्रोटीन बने हैं. तो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड टू एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी. द इंटरनल ब्रांच क्या है, नोड क्या है, इंटरनल नोड्स क्या है, इंटरनल ब्रांचेस क्या हैं, लीव्स एंड टिप्स एंड टर्मिनल्स क्या हैं, ये सब हम लोग देख चुके हैं. OTUs, that is operational units, HTUs, hypothetical units, ये सब हम लोग देख के आए हैं. Leaf, root, outgroup, these are all points we have seen. Tip of the branches, species, gene, population, these are all we have seen. Now horizontal branch length, vertical branch length, these also we have seen. Outgroups, tree topology, that is the branching pattern, cladogenesis, unscaled, scaled trees, ये सारा हम इसके पहले के वीडियो में देख चुके हैं. Now comes the molecular basis, some particular terminologies or terms for on the basis of the molecular phylogeny, for molecular phylogeny rather. The nucleotide or amino acid differences within a gene reflect the evolutionary distance between two organisms. ये just I have told you किस तरह से न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे, अमाइनो एसिड्स के बेसिस पे क्लोजलेसनेस या डिस्टेंटली रिलेटेडनेस स्टैब्लिश किया जा सकता है. क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म विल एग्जिबिट फ्यूअर सीक्वेंस डिफरेंस than distantly related. Now in this is markers, ये भी हम देखेंगे जब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे. जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ribosomal unit, 16S ribosomal unit has been used as genetic marker for prokaryotes, and 18S ribosomal unit has been used as the genetic marker for the eukaryotic species while studying the molecular phylogeny of the forms. That is, the quantifiable approach is has been made possible by knowing the molecular phylogeny. Now, ये point भी हम देख चुके हैं. Sequences from different organisms can be compared and the number of differences can be established in the terms of percentage. ज़्यादातर ये differences या similarities percentage wise explain किया जाता है, और ज़्यादा percentage similarities की है तो close relatedness हुआ, कम percentage similarities है तो distant relationship हुआ. So these are now the length of branches. And the data are often expressed in form of trees in which the position and length of branches depict the relatedness between organisms. This point we have already seen. Now some more characteristics of molecular phylogeny. इसमें भी बहुत सारे points हम already देखते हुए आ रहे हैं कि अगर आपको लिखने के लिए ये theory point slide से आप ले सकते हैं, but ये हम देख चुके हैं. Now come to this third point. There are 5 general steps
in carrying out a phylogenetic analysis. एक मॉलिकुलर एनालिसिस के लिए, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस एट द मॉलिकुलर लेवल के लिए 5 बेसिक पॉइंट्स यूज किए जाते हैं, रादर 5 स्टेप्स यूज किए जाते हैं। इनके डिटेल्स हम देखेंगे जब हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो दीज आर द सीक्वेंस डाटा प्रिपरेशन, पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है जो कि आपको मिल जाएगा नेशनल लाइब्रेरी में। ब्लास्ट एंड फास्टा, दीज आर टू ऑफ मेनी फॉर्म्स जिनके बेसिस पर हम यूज करते हैं जिनको यूज करके हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और यूज करके मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी बनाते हैं। सीक्वेंस डाटा प्रिपरेशन, सीक्वेंस अलाइनमेंट भी हमने देखा था लास्ट क्लास में। देन चूजिंग अ फाइलोजेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन मेथड, बहुत सारे रिकंस्ट्रक्शन मेथड्स हैं दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है जिसमें राइबोसोमल आरएनए को जेनेटिक मार्कर की तरह यूज करते हैं, वो आपके सिलेबस में है, इसलिए हम उसी को बेसिक यूज करेंगे बेसिकली जब हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। एंड देन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेस्ट ट्री एंड इवैल्यूएटिंग द ट्री, ये पांच पॉइंट पे डिस्कस करके मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट किया जाता है। दिस मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस मस्ट बिगिन विथ अ सेट ऑफ होमोलॉगस सीक्वेंसेस। अब ये होमोलॉगी एंड एनालॉगी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसके पहले फाइलोजेनेटिक ट्री में देखा था। यहाँ मॉलिक्यूलर बेसिस पर ये होमोलॉगी और एनालॉगी मॉलिक्यूलर बेसिस पे हो गई कि क्या क्या होमोलॉगस जीन्स हैं और क्या क्या एनालॉगस जीन्स हैं, इनकी सीक्वेंसिंग। होमोलॉगी एंड एनालॉगी वी हैव सीन, एक फंक्शन के लिए बहुत सारे फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म से एक फंक्शन। तो ये हो गया होमोलॉगी एंड एनालॉगी। ये मॉर्फोलॉजी में हमने देखा था, यहाँ जीन के बेसिस पर। दिस इज द homology of genes and analogy of genes that helps in construction of phylogenetic tree or establishment of phylogenetic tree. The molecular homology can be classified into 3 different types based on genetic mechanism that separate the daughter sequences. 3 तरह के identify किए गए हैं genes: orthologous genes, then paralogous genes. The second type is the paralogous gene. Orthologous genes are sequence was once present in the genome. Ancestor में जो gene present था, करीब करीब वही gene transfer हुए हैं with new species by speciation. कुछ नए recombination से नए forms बने हैं, new speciation हुआ है, but basic level पे ancestral gene अभी भी हैं। तो ये molecular phylogeny के लिए सबसे important genes हैं जिनकी study करके molecular phylogeny बहुत successfully जानी जा सकती है। While the other 2 forms, the paralogous genes and the xenologous genes, ये जो 2 मेथड्स हैं, ये ancestral methods या extinct species को जानने में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। The existing molecular phylogeny को कंस्ट्रक्ट करने में कभी कभी ये limitations भी क्रिएट करते हैं। Now these are the sequences in small subunits जो अभी हमने कहा, SSU, the small subunits of ribosomal RNA, 16 DNA sequences for prokaryotes, 18S ribosomal DNA sequence for eukaryotes are most widely used as the molecular markers. Now these markers are helpful in analyzing, estimating and analyzing evolutionary relationships. Now, molecular biology often helps in determining genetic relationship between different organisms. These all we have seen, DNA and RNA and proteins are information molecules that retain a record of organisms' evolutionary history, और इसीलिए ये molecules phylogenetic study में, molecular phylogeny में help करते हैं. Now, these are the points we have already discussed. These points we have discussed, and now this molecular phylogenetics is branch of phylogeny. Again, we have already seen these. These are the applications of molecular phylogeny. Molecular phylogeny को जान करके, समझ करके, express करके हम क्या-क्या जान सकते हैं। Molecular phylogenetics, one aspect of molecular systematics. Molecular phylogeny को जब हम जानते हैं तो systematics, that is the taxonomic importance, classification कैसे किया गया है, क्लासिफिकेशन में इंटर रिलेशनशिप भी अब हम सिस्टमेटिक्स देख रहे थे। तो जो हायरार्चिकल सिस्टम है, स्पीसीज से डोमेन से स्पीसीज तक पहुंचना या स्पीसीज से डोमेन तक पहुंचना, ये
ये मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें भी हेल्प करता है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स. दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव चेंजेस और म्यूटेशंस at molecular level. So these are the applications of molecular phylogeny. Benefits क्या क्या हम जान सकते हैं molecular phylogeny समझ करके, कंस्ट्रक्ट करके, कैसे relationships between the different branches of an evolutionary tree, this can be made clear. Now these are again the different points or the benefits or the applications of molecular phylogeny, जिसमें ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्ट मॉडर्न एप्लीकेशन में आता है चाइल्ड पैटर्निटी. डीएनए से हम पैटर्निटी स्टैब्लिश कर सकते हैं, इसके क्या यूजफुलनेस है आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं. आई डोंट थिंक कि हम ज़्यादा नेट्स में जाएं, बट अगर कोई कंट्रोवर्सी है पैटर्नशिप की फादर कौन है, क्योंकि मदर तो कौन है ये एविडेंट होता है, फादर कौन है ये बहुत आसान था, पहले डिनाई कर जाना, मुकर जाना, अब आसान नहीं रह गया, क्योंकि मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी से बहुत ही क्लियरली इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि ऑफस्प्रिंग का पैटर्निटी क्या है. एंड इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन द फोरेंसिक साइंस. अपराध की शाखा में, अपराध के इन्वेस्टिगेशंस में भी ये मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी बहुत तरह से हेल्प करता है. This also we have seen in the last class, phylogenetic tree. So these are the phylogenetic tree are handy tools used by biologists to understand. These are अगर point wise कर दिया जाए compile, तो ये benefits हैं, ये these are the applications of the molecular phylogenetic tree. Composition of genome, relationship among genes and genes in human and other species, function of proteins that run our cells, historical relationship among diverse species. ये सारी चीजें जान करके अब पैथोलॉजिकल कंडीशंस को बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई करके बहुत सारे डिजीजेस को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है. हालांकि जितना रिजॉल्व करने की कोशिश हो रही है उतना ही नए वेरिएशंस आ रहे हैं, नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं. दैट इज अनदर थिंग. The origin of remarkable abilities in living organisms. So these are the applications of molecular phylogeny. And the types of trees we have already seen: rooted, unrooted, scale, unscale, bifurcate, multiplicating. ये सब हम देख चुके हैं. Now, molecular phylogenies are sensitive to the assumptions and models that go into making them. उनको जो construct करते हैं, इस उनमें दो important point हैं. Firstly, sequences must be aligned. आपको molecular phylogeny बनाने के लिए दो important चीजें चाहिए. एक तो gene sequences aligned होनी चाहिए linear pattern में, which is available now at the level of बायोइन्फॉर्मेटिक्स. NCBI एक सर्वर है जिसमें ये सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं. एंड सेकेंड इज इश्यूज सच एज लॉन्ग ब्रांच अट्रैक्शन, सैचुरेशन एंड टैक्सॉन सैम्पलिंग प्रॉब्लम्स मस्ट बी एड्रेस्ड. तो ये दो चीजें जान करके कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री की जा सकती है. This means strikingly different results can be obtained by applying different models to the same data set or database. Different methods apply कर सकते हैं, जिसमें एक और ऐप है that is UPGMA. इसका डिटेल्स भी हम जब कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो देखेंगे. That is the full form is unweighted pair group method with arithmetic mean. This is an algorithmic mechanism और मेथड जिससे फाइलोजेनेटिक ट्री मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी को जानने में हेल्प मिलता है. द algorithm assumes a constant molecular clock. This is another term, molecular clock. ये टाइम फ्रेम, कितने टाइम में कितना एवोल्यूशन कहाँ तक हुआ होगा, इसको भी जानने में मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी हेल्प करती है. दिस इज एसोसिएटेड विथ बीइंग अ लिमिटेशन इन दैट इफ unequal substitution rates exist, the result may be an incorrect tree. अब ये है पॉइंट लिमिटेशंस का. नाउ वी हैव सीन कितने फायदे हैं, कैसे बनता है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, क्या है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इनर मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी जो आपको अलग से मेंशन किया हुआ लिमिटेशंस. मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी बहुत कुछ हेल्प करती है रिलेशनशिप्स जानने में, इवोल्यूशन जानने में, बायोटेक्नोलॉजी में. बट अभी भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके लिए मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी लिमिटेशंस भी हैं.
बहुत सारी जो इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जो एक्चुअली हैपनिंग हो रहे हैं, वो अगर मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी को एज सच हम एक्सेप्ट करते जाते हैं तो कुछ ऑब्जेक्शंस भी आते हैं, विच आर मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स इज एन एसेंशियली क्लैडिस्टिक अप्रोच। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी हमेशा क्लैड्स एंड क्लैडोजेनेसिस एंड क्लैडिस्टिक्स पे हैं कि डिफरेंट क्लैड्स बनते हैं जो रिलेशनशिप्स बनाते हैं, ये हम देख चुके हैं। Classification must correspond to phylogenetic descent, and that all valid taxa must be monophyletic. सारे जो टैक्सा हैं, जो सारे स्पीसीज जिनको अभी हम जानते हैं, वो मोनोफाइलेटिक होने चाहिए, दैट इज टिप्स पे होने चाहिए, टर्मिनल्स पे होने चाहिए। बट स्टडीज हैव शोन कि बहुत सारे जो मोनोफाइलेटिक टैक्सा हैं मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटी के ट्री पे, उनकी भी बाइफर्केटिंग can be explained or can have been observed. Attempting to determine the optimal trees, which often involves bisecting and reconnecting portions of the phylogenetic tree. अगर tips पर जो है taxa, उनकी bisecting and reconnecting बिल्कुल possible नहीं है phylogenetic tree से। जो इवोल्यूशनरी जो एक्चुअल हैपनिंग्स हुए हैं उनमें कहीं कहीं पे स्टडी किए गए हैं, जिनको एक्सप्लेन अगर हम वो फैक्ट्स एज्यूम करें तो कर सकते हैं, बट मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी अलाउ नहीं करता। द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ एक्सटेंसिव हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, HGT, अभी जो रिसेंट डिस्कवरी है जिसके बेसिस पे हमने देखा था जब हम फाइलोजेनी हमने शुरू की थी, या यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, वहाँ पे हमने देखा था हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, जिसके 3 मेथड्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड थर्ड मेथड आई एम जस्ट मिसिंग, अभी हम भूल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन, या हो सकता है मैं यहाँ पे भूल रही हूँ, बट ये 3 मेथड से हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर्स का जो मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया गया है उसको फाइलोजेनेटिक ट्री सपोर्ट नहीं करता है, रादर ये वर्टिकल जीन ट्रांसफर को सपोर्ट करता है। बट HGT भी ऑब्जर्व किए गए हैं, उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी में अवेलेबल नहीं है। The realization that horizontal gene transfer plays an important role in evolution of both prokaryotes and eukaryotes put in question the metaphor of tree of life की, जो tree of life का जो assumption metaphor जिसको हम assume किया गया है, that traditional value of evolution as a slow process, जो evolution को traditionally एक slow process बताता है evolutionary tree, इस theory को horizontal gene transfer methods डिसएग्री करते हैं और ये लिमिटेशंस हैं। नाउ अ प्लूरलिस्टिक मतलब ज्यादा एक मोनोफाइलेटिक सिस्टम से ज्यादा प्लूरलिस्टिक मल्टीपल फाइलेटिक सिस्टम पर explanation is needed. Now there are certain more limitations of this phylogenetic tree, and which are the possible reason for these inconsistencies are disparity in evolutionary rate among lineages, uneven taxonomic sampling, single explosive radiation of major eukaryotic taxa, horizontal or lateral DNA transfer between species, and gene paralogies और duplications and gene conversions. इन ये जो इंसिडेंट्स जिनको ऑब्जर्व किया गया है, इनका एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक ट्री नहीं दे रहा है. सो विद दिस today's topic, I end the today's topic. I hope this will help you understanding the molecular phylogeny, and in the next video we will see how these molecular phylogenetic tree are constructed. That is the part of your syllabus. So do like, share and subscribe my channel. Put the questions, put the queries. जितना interaction होता है उतनी सुविधा होती है आपको अपनी बात समझाने में. And press the bell icon to get notification of my upcoming video. So thank you students, thank you everyone, thank you so much.